नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं किसको सोचा तुमने चांद पुस्तक से एक कहानी, उजली सुबह, जिसकी लेखिका हैं स्वर्गीय विद्यालाल आंटी। कार रुकने की आवाज़ सुनकर हंसा बाहर आई थी। रात का 1 बज रहा था। घर में जितने किराएदार थे सभी सो रहे थे सिवाय हंसा के। उसे नींद आ भी कैसे सकती थी। उसके साथ साथ दोनों बेटे भी जाग रहे थे। बहन की गुमशुदगी उनकी भी नींद उड़ा चुकी थी। कार रुकने की आवाज़ सुनकर वे दोनों भी बाहर निकलने ही लगे थे कि हंसा ने इशारे से उन्हें रोक दिया। कहीं कोई दूसरा किराएदार जाग न जाए। वह धीमे धीमे पांव बढ़ाती बाहर आई थी और सारे कमरों को पार करती आंगन में निकल आई थी। उसने शाम को ही मकान मालकिन से ताले की चाबी ले ली थी। यही नियम बना हुआ था, जिसके घर के लोग रात को देर से आने वाले होते, चाबी उसी किराएदार के पास रहती। उसने बिना आवाज़ दिए ताला खोला तो सामने अजीत खड़े थे। अजीत और पायल के अंदर आने और आंगन का दरवाज़ा बंद होने के बाद कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। हंसा ने सहमी हुई पायल को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। इन 9 घंटों में उस पर जो बीती थी उसे वही जानती थी। तरह तरह के कपा देने वाले ख्याल उसके जेहन में घुमड़ते रहे थे। जमाना कितना खराब है। हवस मिटाने के बाद दरिंदे हत्या तक कर डालते हैं। उसे हर माँ की तरह अपनी बेटी की जान बहुत प्यारी थी। बुरे बुरे ख्यालों ने भयभीत कर रखा था, पर ऊपर से धैर्य का दिखावा करने की वह भरपूर कोशिश करती रही थी और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी रही। गुड्डू और बिट्टू को उसने अब तक ढाढ़स बंधाए रखा था कि दीदी बस अभी आ जाएगी, पापा लेने गए हैं उसे। शाम 4 बजे से ही पायल की खोज उसने शुरू कर दी थी और अब 6 बजे भी उसकी सहेलियों से पता करने पर उसका कोई सुराग नहीं मिला था। तो अजीत के साथ साथ वह भी आशंका से भर गई थी। प्रभु, ये क्या हो रहा था। 1 सप्ताह पहले से ही पायल ने आज के दिन फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रखा था। अजीत को पास मिला था। अब बीए में आ जाने के बाद पायल अपनी सहेलियों के साथ कभी कभी फिल्म देखने जाने लगी थी। अजीत तो पहले काफ़ी बिगड़ जाया करते थे, पर बाद में अगल बगल की लड़कियों और पिक्चर हॉल में अन्य लड़कियों को सहेलियों के साथ पिक्चर देखते देखकर उन्होंने भी इजाज़त दे दी थी। जब पायल 2 बार पिक्चर गई थी तो 4 बजे तक आ गई थी, पर आज 4 बजे जब वह नहीं आई तो हंसा ने उसकी सहेलियों के यहाँ जाकर पता किया। घंटे की पूछताछ के बाद यही पता चल पाया था कि वे सब तो पहले की ही तरह 3 बजे शो खत्म होने के बाद चौराहे तक साथ साथ आई थीं, फिर वहाँ से अपने अपने घर चली गई थीं। इस जानकारी के बाद तो अजीत के पांव तले से धरती खिसक गई थी। उसकी भी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वह बिस्तर पर निढाल पड़ गई थी। उसने पूरी सावधानी बरतते हुए गुड्डू और बिट्टू को यह कह दिया था कि पायल अपनी सहेली के यहाँ रुक गई है, पर वे दोनों इतने भी छोटे नहीं थे कि मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाते। पायल का मोहक से चक्कर है, यह तो अजीत तक से छुपा नहीं था। गुड्डू बिट्टू भी यह जानते थे कि पायल मोहक से शादी की जिद पर अड़ी हुई थी। उसका कहना था कि वह शादी सिर्फ मोहक से ही करेगी, वरना उम्र भर कुंवारी बैठी रहेगी। पर अजीत किसी तरह भी राजी नहीं हो रहे थे। मोहक दूसरी जाति वाला था, बिरादरी में अपनी नाक जो ऊंची रखनी थी। पायल के कमरे में आते ही गुड्डू और बिट्टू उससे लिपट पड़े। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहाँ गई थी? हंसा ने बड़े प्यार से पूछा था। मैं मोहक के साथ फूआ के घर पटना चली गई थी। मोहक फूआ से मिलना चाहता था। फूआ ने वादा किया है कि वह पापा को मना लेंगी। मैं फूआ के घर रुक गई थी
और मोहक पटना में ही अपने दोस्त के घर चला गया था। पायल ने धीमी आवाज़ में नज़रें चुराते हुए पूरी बात बताई थी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। सारा माजरा अब हंसा की समझ में आ गया था। 1 महीना पहले उसकी बड़ी ननद मीता आई थी उन लोगों से मिलने। उनके विचार आधुनिक थे। दकियानूसी रस्मों रिवाजों के सख्त खिलाफ थी। भाई बहन के विचारों में मीलों का फासला था। जात पात ऊंच नीच धर्म कर्म कुछ भी नहीं मानने वाली। जब बातों ही बातों में पड़ोस की लड़की के किसी के साथ भाग जाने की बात चली थी तो पायल के प्यार से अनजान उन्होंने लव मैरिज की हिमायत की थी। उन्होंने कहा था कि ज़माना बदल गया है, बच्चों को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का हक होना चाहिए। मैं तो अपने दोनों बच्चों को नहीं रोकूंगी। लव मैरिज करना चाहें तो उनकी मर्जी। माता पिता द्वारा तय की गई शादियां क्या हमेशा सफल ही होती हैं? दुख सुख तो लगा ही रहता है। बच्चे एक दूसरे को जानें समझें फिर फैसला करें, इसमें बुरा क्या है? हताश पायल मोहक के साथ फुआ के घर चली गई थी क्योंकि यहाँ वह हंसा के सामने इस विषय में अपनी फुआ से कोई बात ही नहीं कर पाई थी। उसे पायल पर गुस्से के बावजूद प्यार हो आया, यह सोचकर कि इतनी छोटी उम्र में ही उसे जिंदगी की कठोर सच्चाई से रूबरू होना पड़ रहा है। उसने कोई गलत कदम भी नहीं उठाया था। इस समझदारी पर उसे मोहक पर भी ममता हो आई कि उसने पायल को उसकी फुआ के घर सुरक्षित रखा और खुद अपने दोस्त के यहाँ चला गया। उसे साथ लेकर कहीं और भी तो जा सकता था। पायल से प्यार करता है और प्यार की गरिमा भी समझता है। मुझे पायल ही नहीं उसके मोहक पर भी नाज है। उसने पायल के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और दोबारा मोहक के साथ अकेले नहीं जाने की हिदायत दी। फिर उसे सो जाने को कहकर खाना परोसने रसोई में चली गई। हंसा ने आशंका में डूबते इतराते रहने के बावजूद रोटी सब्जी बनाई थी। गुड्डू बिट्टू को भूखा तो नहीं रख सकती थी। दोनों भाइयों ने अब तक खाना नहीं खाया था। वे पायल के इंतजार में अब तक जाग रहे थे। गुड्डू बिट्टू को खाना देकर वह अजीत के लिए भी खाना लेकर सोने के कमरे में पहुंची, पर अजीत ने खाने से मना कर दिया था। खुद उसे भी भूख नहीं थी। उसने गुड्डू बिट्टू के जूठे बर्तन समेटे, बाकी का खाना ढक कर रखा और रसोई की साकल बंद कर बड़े कमरे में आ गई। 2 कमरों और रसोई वाले इस घर में बड़े वाले कमरे में बच्चे सोते और पढ़ते थे। साथ का लगा दूसरा कमरा उसका और अजीत का था। उसने देखा गुड्डू और बिट्टू पायल को दोनों तरफ से पकड़े सो रहे थे। पायल को अपने पास देखकर उनकी गायब हुई नींद वापस आ गई थी। बुआ की आश्वस्ति के कारण ही पायल भी निश्चिंत होकर सो रही थी। उसे मीता दी हमेशा से पसंद थीं और तो वह उसकी आभारी भी है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती अपने कमरे में आ गई। उसने देखा अजीत छत की तरफ टकटकी लगाए लेटे थे। वह भी बत्ती बुझाकर अजीत की बगल में लेट गई थी। अब जो होना है मीता दी के आने के बाद ही होगा। आखिर उसकी चलती ही कहाँ है इस घर में कि आज वह इस समस्या पर कुछ कहे या सोचे। अंतिम निर्णय तो अजीत का ही होता है। शाम से ही आशंकित हंसा बेटी को सुरक्षित पाकर अब निश्चिंत हो चुकी थी। उसे अब नींद आने लगी थी। अजीत की आंखों में नींद नहीं थी। पायल के इस अप्रत्याशित कदम से उनकी इज्जत धूल में मिल गई थी। पायल के मोहक से प्यार का उन्हें जब पता चला था वह उसका पूरा ध्यान रखने लगे थे। उसे तरह तरह से समझाते भी रहते थे। उसे उन्होंने अपनी इज्जत का वास्ता भी दिया था। कभी नरमी से तो कभी बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने उसे समझाया था। उसका विशेष ध्यान रखते। वह जो भी मांगती उसे पूरा करते। यहाँ तक कि उसे सहेलियों के साथ पिक्चर देखने तक की इजाज़त दे दी थी। पायल ने तो उन्हें आश्वस्त भी किया था कि वह अब मोहक से नहीं मिलेगी, पर उसने पूरे 3 वर्ष की मोहलत मांगी थी ताकि मोहक का किसी प्रतियोगिता में चयन हो जाए। उसने साफ साफ कहा था कि वह किसी और से शादी नहीं करेगी।
पर उन्होंने अंदर ही अंदर उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था। अच्छा घर भर मिलते ही वह उसकी शादी कर देने का मन बना चुके थे। पायल को शायद यह बात पता चल गई थी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। यद्यपि हंसा की समझदारी और धैर्य की वजह से किराएदारों को यह बात पता नहीं चली थी, पर भैया और भतीजों के आगे तो उनका सिर नीचा हो ही गया था। उन लोगों से ही उन्होंने मजबूरी में मोहक की बात बताई थी। उन्हीं लोगों ने मोहक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उसके दोस्त से पता चला कि मोहक पटना गया था। सिटी में उसके दोस्त का घर है। वहाँ जाने पर पायल का पता चल गया था। मोहक ने पायल के फुआ के घर होने की बात बताई थी। अजीत की जान में जान आई थी। बेटी सुरक्षित थी, पर भाई और भतीजों पर बात उजागर हो गई थी। मीता दी ने उन्हें अलग कमरे में ले जाकर स्थिति की नज़ाकत समझाई थी और कहा था कि वह कल ही आकर उनसे बात करेगी। उन्होंने मोहक को भी बुला लिया था। मोहक के सामने ही वह बात करना चाहती थी। इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, निर्णय का वक्त हो चुका था। दी ने सब कुछ ठीक हो जाने की आश्वस्ति दी थी, पर भैया ने जो बात कही थी वह उनके कानों में नश्तर की तरह अब तक चुभ रही थी। बांस की जड़ में बांस ही जन्मता है अजीत। अजीत खुद को दोहरा रहा है। उन्हें यह सुनकर हंसा पर बहुत गुस्सा आया था। अगर हंसा ने उनसे अपना दुखड़ा नहीं रोया होता तो उन्हें उनके संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता, न उन्हें ऐसा ताना सुनना पड़ता। उनके दिमाग में सब कुछ चलचित्र की तरह घूम रहा था। तब उनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी जहानाबाद में। हंसा को लेकर वह जिस मकान में किराएदार के तौर पर रह रहे थे, उनकी मालकिन के साथ उनके रिश्ते थोड़े दिनों में ही कायम हो गए थे। वह शुरू से ही दिल फेंक रहे थे और इसमें अब तक कोई बाधा भी नहीं आई थी। किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती थी, पर यहाँ तो घर में ही उन्होंने गुल खिलाया था। भला हंसा से कितने दिनों तक बात छिपी रहती। जब उसने विरोध करना शुरू किया था तो अजीत ने बहुत सख्त रवैया अपनाया था। डांट फटकार और मारपीट के बाद उन्होंने जब साबुन तेल और खाने पीने पर रोक लगानी शुरू की तो हंसा ने अपने बाबूजी को चिट्ठी भेजकर बुलवा लिया। हंसा अपने बाबूजी के साथ मायके चली गई थी, पर मायके जाने के पहले उसने अजीत के भैया और भाभी के पास जाकर सारी करतूत बता दी थी। भैया ने उनका ट्रांसफ़र अपने ही शहर में करवा लिया था। अजीत ने तो यह सोचा ही नहीं था। वह तो यही सोचते थे कि हंसा आखिर करेगी भी क्या। मारपीट और खाने पीने की दिक्कतों के आगे उसे झुकना ही होगा और उनका खेल बदस्तूर चलता रहेगा। पर पासा उल्टा पड़ा था। हंसा तो चली गई थी, साथ ही उसने यह बात भैया भाभी को भी बता दी थी कि जिसके कारण उन्हें हंसा के घर जाकर उसके बाबूजी से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। हंसा को भी भरोसा दिलाना पड़ा था कि अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। समय गुजरता रहा। इस बीच हंसा 3 बच्चों की माँ बन गई। अजीत तब भी ताक झांक से बाज नहीं आए थे, मगर एक ही शहर में होने के कारण समय पर आने जाने की भैया की पासबंदी की वजह से कोई गंभीर बात कभी नहीं हुई थी। पर जब पिट्ठू के जन्म के बाद हंसा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और बच्चेदानी निकलवानी पड़ी तो हंसा बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। अजीत भी वहीं रहकर दफ्तर जाने लगे थे। वहाँ अजीत ने मौके का फ़ायदा उठाया था। उनका कारनामा शुरू हो गया था। हंसा की विधवा भाभी से उन्होंने रोमांस शुरू कर दिया था। बीमार हंसा इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। अजीत भी चौकस रहते थे, पर एक रात अचानक हंसा की आंख खुलने पर उसने बिस्तर से अजीत को गायब पाया था। जब उसने भाभी की अधखुली खिड़की से अंदर झाँका था तो सन्न रह गई थी। उसने उसी समय माँ और बाबूजी को बुलाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़वा दिया था। अजीत को सफाई का मौका ही नहीं मिला। हंसा सारी रात रोती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। उसने फैसला किया था कि अब वह अजीत के साथ नहीं रहेगी और मायके में ही जिंदगी गुजार लेगी, चाहे जैसे भी हो, पर लोक लाज और बच्चों के भविष्य की वजह से उसे अजीत के साथ आना पड़ा।
उसने एक बार फिर उसके लाख मना करने के बावजूद भैया भाभी को सारी बात बता दी थी। भैया ने अजीत को काफ़ी भला बुरा कहा था, फिर फैसला सुनाते हुए बोले थे, अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी किया अजीत, तो मैं हंसा को तलाक दिलवा दूंगा। मैं ऐसा गया गुजरा भी नहीं हूँ कि हंसा और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकूँ। पर तुम अपना सोच लेना, जब बच्चे पास नहीं रहेंगे तो तुम्हें समझ आएगी। अजीत तलाक की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चों से उन्हें बहुत मोह था। तीनों के बिना तो उनकी सांस ही रुक जाएगी। फिर ऐसी आदतों को वह गंभीरता से लेते भी नहीं थे। आखिर पत्नी को चाहिए ही क्या? इसे तो खाने, कपड़े और बच्चों में ही मगन रहना चाहिए। आखिर वह पत्नी का दर्जा तो नहीं छीन रहे हैं। इसमें बाबिला मचाने की क्या बात है? मर्द हैं, इसमें नया क्या है? मर्दों के लिए ये मन लगाने के बहाने ही तो हैं, और बाहर वालियाँ तो बाहर वालियाँ ही होती हैं, उनका क्या? लेकिन नहीं, भैया तो भैया ठहरे, पत्नी व्रता। जाने कैसे एक अकेली भाभी से गुजारा करते हैं। माना कि भाभी सुंदर हैं, हंसा भी सुंदर है, दोस्तों में चर्चे हैं, तभी तो उनका सिद्धांत भैया की वजह से सिद्धांत ही रह गया था, और उन्हें मन महसूस कर अपनी गंभीर किस्म की कारगुजारियाँ बंद करनी पड़ी थीं। न चाहते हुए भी, पर रास्ते में आते जाते फिक्रे कसना, दफ्तर में महिला सहकर्मियों से छेड़छाड़, शादी ब्याह में या छठी मुंडन के अवसर पर रिश्तों की आड़ में भड़ास निकालने से वह कहाँ रुक पाए थे? रुक सकते भी नहीं थे। नहीं तो तभी तो अजीत की ज़िंदगी मज़े में चल रही थी। दफ्तर में जब कभी टूर पर जाते तो कॉल गर्ल का भी सिलसिला जमा लेते। हंसा को तो कभी पैसों का हिसाब देना नहीं था, वह खुद मुख्तार थे। राशन पानी खुद ही लाते, सब्जी तक। और होली दशहरा 2 बार कपड़ों के लिए पैसा थमाते तो वह भी अपनी मर्जी से। आखिर वो मालिक थे, पैसा अपने पास रखते थे, इसलिए टूर के दौरान की गई अयाशियों का पता हंसा को तो क्या, भैया तक को नहीं चल पाता था। वह मन ही मन हंसते, जीत तो आखिर उन्हीं की हुई है। आशा और भैया कहाँ रोक पाए उन्हें अपनी मन मर्जी करने से। वे दोनों गफलत में ही रहे कि उन्होंने अजीत को सुधार दिया था। अजीत अपनी जीत पर मुग्ध रहते थे। काम से मतलब था उन्हें, किसी को बताने की भला क्या ज़रूरत थी। वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे अपनी मर्जी से। लेकिन जब अजीत को पायल के प्यार का पता चला तो वह सन्न रह गए थे। काटो तो खून नहीं, या क्या हो रहा था उनके साथ? उन्होंने तो इस बाबत सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने हंसा को ताकीद की थी कि वह यह बात भैया को हरगिज़ नहीं बताएगी, और वह अंदर ही अंदर उपयुक्त वर की तलाश में लग गए थे। वह जल्द से जल्द उसका ब्याह कर देना चाहते थे, ताकि इज्जत बच सके। पर आज की इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। दी ने तो सख्त हिदायत दे दी थी, पायल से ज़बरदस्ती मत करना जीत, उसे पढ़ने दो। मोहक जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक पायल को पढ़ने दो, और शांत रहो, वरना कोई भी अप्रिय स्थिति आ सकती है। और जाति पाति सब बकवास है, समाज बेटी से बढ़कर नहीं। अजीत की सोचने की सारी ताकत निचुड़ गई थी। जैसे क्या करे क्या नहीं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। पायल से वह बहुत प्यार करते थे, वह उनकी पहली संतान है, उसे वह कोई चोट नहीं पहुंचा सकते थे। नहीं, वो बड़ा बेवश महसूस कर रहे थे। भैया भी शायद पायल का ही पक्ष लें, और मीता दी सब जानते हैं, उनकी निगाह में बस लड़का अच्छा होना चाहिए, उन्हें जाति में विश्वास ही नहीं। और हंसा, वह तो निश्चिंत सो रही है, जैसे कोई चिंता ही नहीं। उन्हें याद है जब उन्होंने पहली बार हंसा से इस बारे में बात की थी, क्या करती रहती हो दिन भर, आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? अब जाकर पता चल रहा है। हंसा ने किस कदर जलती निगाहों से उन्हें देखा था, उस निगाह को वह कैसे भूल सकते थे। और वह ठंडा तटस्थ स्वर, मुझे यह चिट्ठी मिली है जो मैंने आपको दी है, बाकी आप जाने कि क्या करना है क्या नहीं। तुमने उससे क्या कहा, उसे समझाया या नहीं कुछ? अजीत का गुस्सा थमने में ही नहीं रहा था, इसके लिए वह हंसा को ही दोषी मान रहे थे। हंसा की लापरवाही थी यह,
उसने ध्यान नहीं दिया। अगर लड़की पर निगरानी रखी होती तो क्यों ये दिन देखने पड़ते। मैं क्या समझाऊं? आपको भी तो समझाया था। याद है आपने क्या कहा था तब? यही ना कि अच्छी सूरत मर्दों की कमजोरी होती है और कसूर मर्द का नहीं सुंदर चेहरे का होता है। हंसा ने अपनी उमड़ती भावनाओं को रोकना चाहा था, पर जब उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया तो उसने आगे कहा था, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे समझ नहीं। मैं तो इन बातों को नहीं समझ सकती कि सारा कसूर सुंदर चेहरे का होता है, मर्द का नहीं। पर आप तो समझते हैं सारा कुछ। मोहक भी मर्द है और पायल सुंदर। अजीत तिलमिला उठे थे। फिर उन्होंने जैसे निदान ढूंढ लिया हो। उन्होंने जैसे अपने आप से ही कहा, मैं इस मोहक के बच्चे को छठी का दूध याद दिला दूंगा। सारा इश्क भूल जाएगा एक ही हाथ में। हंसा ने जलते पर नमक रखा था। इसमें मोहक का क्या कसूर है? कसूर तो पायल की सुंदरता का है। मुझे फिर भी मोहक पर नाज है कि वह पायल से ही ब्याह करने की जिद ठाने बैठा है। हर अच्छी सूरत पर नहीं फिसल रहा, आपकी तरह जगह जगह नहीं डोलता। उम्र में भी आप बाज नहीं आते और दूसरों को नसीहत करते हैं। आपके टूर के कारनामे का क्या मुझे पता नहीं? मैं सब जानती हूँ, पर मैंने बच्चों की खातिर अपना मुंह सी रखा है। आज आपके सामने आपका अपना किया आया है तो तिलमिला क्यों रहे हैं? न आपने मेरी बात समझनी चाहिए थी, न वह तैयार है समझने को। मैं तब भी मजबूर थी, मैं आज भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं पायल के लिए खुश हूँ, बहुत खुश। कम से कम उसका मोहक एक निष्ठ तो है, उससे ब्याह करना चाहता है। जिम्मेदारी और प्यार दोनों है उसमें। खुश रहेगी मेरी बेटी, खुश रहेगी मेरी बेटी। अजीत ने सिर थाम लिया था। वह तो समझते थे कि उनके टूर के कारनामों का हंसा को पता ही नहीं। तभी हंसा ने करवट बदली और इसी क्रम में उसका हाथ अजीत के सीने पर आ पड़ा था। सोच की कड़ियां टूट गई थीं। उन्होंने देखा हंसा गहरी नींद में थी, हमेशा की तरह, और उनकी खुद की आंखों में आज पहली बार नींद नहीं थी। आज रात यूं ही जागते बीतेगी। तभी उन्होंने देखा खुली खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सवेरा होने को था तो रात बीत गई। उन्होंने बत्ती जलाकर समय देखा। सुबह के 4 बज चुके थे। सिर भन्ना रहा था। ऐसा भी दिन आ सकता है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी। रात का अंधेरा बीत गया था और भोर का उजास फैलने लगा था। इस उजास में उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि जिंदगी ने उन्हें जबरदस्त शिकस्त दी है। वह तो समझते थे उन्होंने हंसा को मात दे दी है, जिंदगी में वही अंततः जीते, हंसा पर हावी रहने में सफल रहे। पर अब पता चला कि जिंदगी की बिछी बिसात पर उनके हाथ हार लगी थी। हंसा हार कर भी जीत गई थी और इसके लिए उसे किसी तिकड़म का सहारा लेना नहीं पड़ा। जबकि वह अपनी ऐठ में भी सदा सशंकित रहते आए थे कि कहीं हंसा को कुछ मालूम नहीं हो पाए और भैया फिर कोई बवाल नहीं खड़ा कर दें। उफ, सह नहीं पा रहे अजीत कितनी अकड़ थी। मैं अजीत हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं, कभी नहीं। क्या सच? कैसी हार हुई है? दोष किसे दें, किसे? सच कहा था भैया ने, बच्चों पर तो माँ बाप का ही असर पड़ता है। उन्हें आज तक कभी अपनी आशिकी मिजाजी पर पछतावा नहीं हुआ था, पर अब अपनी बेबसी पर आंसुओं को बाहर आने से रोक नहीं पा रहे हैं। सारी दुनिया चैन से सो रही है। एक वह हैं कि अपने खोए पाए की भूल भुलैया में उलझे पड़े हैं। उन्हें हंसा पर प्यार उमड़ आया। कितना सहा है उसने, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती आई है वह। अगर पायल ने ऐसा कदम नहीं उठाया होता तो वह शायद इस बात को कभी नहीं बताती और वो समझते रहते कि उन्होंने हंसा को बुद्धू बना रखा है। उन्होंने बेहवल होकर हंसा को बाहों में भींच लिया। हंसा की नींद टूट गई। उसने अचकचा कर अजीत को देखा। वह अजीत के बहते आंसुओं को देखकर हतप्रभ रह गई। हंसा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत नीच हूँ। आज ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सज़ा दे दी है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना, बहुत सताया है, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं भटक गया था हंसा, अच्छा ही हुआ जो मुझे यह झटका लगा, वरना तो मैं इस
नशे में ही जीता रहता। अजीत फूट फूट कर रो पड़े थे। अजीत के बहते आंसू उनकी सच्चाई के गवाह थे। हंसा ने उन आंसुओं को अपने आंचल में समेट लिया था। ये आंसू बड़े कीमती थे। आदमी कुछ खोकर ही तो कुछ पाता है। उसकी आंखें भी भीग गई थीं। उसने आज इतने वर्षों बाद अजीत को पाया था। उसके ओठों पर मुस्कान खिलाई थी। खिड़की से रोशनी की किरणें आकर उसके कमरे में भरने लगी थीं। दूर कहीं मुर्गे ने बाग दी थी। इतनी उजली सुबह, इतनी उजली सुबह, कितने कितने वर्षों बाद वो हिसाब लगा रही है और बेहिसाब उजास उसके जीवन में भरता जा रहा है। तो ये थी कहानी। बहुत खूबसूरत कहानी थी और सचमुच ऐसा लगा कोई सच बयां किया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। अब आप सब बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अभी के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।